तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी इंडिया में पॉलिस्टर यार्न्स बनाने का काम करती है, या इसका दूसरा नाम होता है सिंथेटिक यार्न्स, जिसके थ्रू सिंथेटिक कपड़े बनते हैं या पॉलिस्टर के कपड़े बनते हैं। बात करें तो मेनली दो टाइप के यार्न होते हैं। एक होता है कॉटन यार्न, जिससे कॉटन कपड़े बनते हैं, और दूसरा ये ज़्यादातर पॉलिस्टर होता है, उसके पॉलिस्टर के थ्रू कपड़े बनते हैं। बात करें तो ये कंपनी इंडिया में टॉप 5 मैन्युफैक्चरर में से एक कंपनी है सिंथेटिक यार्न बनाने की। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, और हम तीनों लेवल पे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, और फिर लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज डेट में ये कंपनी जो है उसका जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर हमें महंगे शेयर मिल रहे हैं। और आपको एक बात और हम बता दें कि जो ये वीडियो है ये हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके हिसाब से किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बना के आपको डिटेल दे दें। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप कंपनी का नाम लिखते हैं तो उसका पूरा नाम लिखिए। कई बार शॉर्ट फॉर्म में हमें कन्फ्यूजन होती है कौन सी कंपनी के बारे में बात हो रही है। और हम बात करते हैं अपनी कंपनी की। तो हमने बात की कंपनी कौन सी आज हमारी फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड। कंपनी 30 साल पुरानी काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है अपने सेक्टर की, और कंपनी पॉलिस्टर के यार्न बनाती है और काफ़ी अलग टाइप के धागे या यार्न्स कंपनी बनाती है। बात करें कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, तो कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट या कौन कौन से टाइप के यार्न्स बनाती है। तो सबसे पहले कंपनी होती है पॉलिस्टर चिप्स। पॉलिस्टर चिप्स की बात करें तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो आगे यार्न बनाने का काम आता है। तो कंपनी डायरेक्ट पॉलिस्टर चिप्स बना के भी आगे दूसरी कंपनीज को बेचती है। फिर बात करें तो दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट है फुल्ली ड्रॉन यार्न्स, जिसको बोलते हैं FDY। उसके बाद PP मल्टी फिलामेंट क्रिम्प यार्न्स, ये भी कंपनी बनाती है। फिर है पार्शली ओरिएंटेड यार्न्स POY। उसके बाद है ड्रॉन टेक्सचर्ड यार्न्स DTY, ये भी कंपनी बनाती है। उसके बाद नैरो वुवन फैब्रिक, ये भी कंपनी बनाती है। तो इस टाइप देखें तो मेनली 5-6 टाइप के यार्न्स और कंपनी बनाती है। और कौन कौन से टेक्सटाइल के सेगमेंट में इनके जो यार्न्स हैं वो यूज़ होते हैं, तो इनके थ्रू कंपनी के जो यार्न्स बनते हैं वो टेक्सटाइल इसमें अपैरल्स के जो है बनाने के काम आते हैं, कपड़े बनते हैं। उसके अलावा वुमेन वेयर्स है, किड्स वेयर है और इनर वेयर है, इस तरह की चीज़ें इनसे बनती हैं। फिर स्पोर्ट्स वेयर के जो कपड़े बनते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में इनके यार्न्स हैं। फिर होम्स टेक्सटाइल एंड फर्निशिंग, उसमें भी इसके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। इंडस्ट्री यूज़ भी है इसके प्रोडक्ट्स का। और साथ साथ बात करें तो हेल्थ केयर में भी इनके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, उसमें इनके जो यार्न है उसके थ्रू PP किट और मास्क वगैरह बनते हैं। तो बात करें तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कंपनी अपना होल्ड करती है। तो जैसे मैंने बात की, कंपनी काफ़ी अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होल्ड करती है अपने प्रोडक्ट्स का। उसके साथ बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी ज्योग्राफिकल प्रेजेंस भी होल्ड करती है। कंपनी इंडिया में तो अपना बिजनेस करती है, उसके अलावा 45 कंट्रीज़ में कंपनी का जो माल है वो एक्सपोर्ट होता है, यानी कि 45 कंट्रीज़ में कंपनी की प्रेजेंस है। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी एक्सपोर्ट का काम भी करती है। उसके बाद करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, तो इंडिया में कंपनी में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। एक है दादर नागर हवेली में और दूसरा दहेज गुजरात के अंदर। यहाँ बात करें तो दोनों जो प्लांट हैं उनकी कैपेसिटी टोटल मिला के है 4 लाख टन पर एनम की, और काफ़ी अच्छी कैपेसिटी कंपनी होल्ड करती है। उसके अलावा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा है। 97% तक कंपनी अपना जो कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज करती है, यानी कंपनी का प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। और प्रोडक्शन अच्छा इसलिए है क्योंकि कंपनी की सेल्स अच्छी है, इसलिए कंपनी सारा अपने जो कैपेसिटी उसको यूटिलाइज भी कर पा रही है। उसके बाद करें जो प्लांट की जो लोकेशन है वो भी काफ़ी एडवांटेज है कंपनी को उसकी। कैसे कि दोनों जगह दहेज में भी और दादरा में भी जो कंपनी है वहाँ पोर्ट के आसपास कंपनी के प्लांट हैं, तो कंपनी का जो माल बनता है उसको आगे शिपमेंट करने भी इजी है, उसको ज़्यादा फ्लाइट वगैरह खर्चा नहीं करना पड़ता। दूसरा, यहाँ से जो मेन इनकी सप्लाई है वो मुंबई और सूरत, यहाँ पे ज़्यादा टेक्सटाइल काम होता है, तो वो भी नज़दीक है। तो उसके लिए भी कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। लोकेशन इस हिसाब से है कि आराम से कम खर्चे में, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो आराम से माल वो अपना सप्लाई कर पाते हैं। तो प्लांट की कैपेसिटी भी अच्छी है और साथ उनकी लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। उसके बात करें कंपनी के जोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की, बात की कंपनी इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट भी करती है। तो इंडिया से कितना रेवेन्यू आता है, एक्सपोर्ट से क्या आता है, तो बात करें तो अभी मेनली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंडिया से ही आता है। 91% रेवेन्यू कंपनी को इंडिया से आता है, और 9% का जो रेवेन्यू है वो कंपनी को बाकी सारी कंट्री से आता है जहाँ पर वो अपने माल एक्सपोर्ट करती है। तो इस तरह से बात करें कंपनी के ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल की, तो मेन बात यह है कि एक तो स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद बात करें तो 3rd लार्जेस्ट कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर, काफ़ी अच्छी मार्केट पोजीशन होल्ड करती है। उसके बाद बात करें
जो कंपनी मैन मेड फैब्रिक बनाती है वो काफ़ी डिमांड में है। क्यों? क्योंकि जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं ये हाई इन डिमांड इसलिए हैं कि इनके एक तो लो कॉस्ट होती है, सस्ते कपड़े इनके मिल जाते हैं, हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, और साथ साथ इनकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। जो कॉटन कपड़े आते हैं वो कई ज़्यादा महंगे होते हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है और बहुत ज़्यादा उसमें ऑप्शन नहीं होते हैं। इसमें उनसे ज़्यादा ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। इस वजह से ये जो इस टाइप के कपड़े ये भी काफ़ी डिमांड में है। तो कपड़े डिमांड में, तो उनके लिए धागा चाहिए उनको बनाने के लिए, तो उस कंपनी के प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे डिमांड में है। तो बिजनेस वाइज बात करें तो मेरे को काफ़ी अच्छी कंपनी है लग रही है। तो दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज़ करता हूं, जिससे हमें कंपनी के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके। और यहाँ पे देखिए कंपनी पिछले 5 साल का डेटा, तो सबसे पहला जो पैरामीटर कंपनी का चेक करते हैं वो होता है सेल्स या रेवेन्यू, जिससे हमें पता लगे कि कंपनी अपना बिजनेस काफ़ी जो इंक्रीज कर पा रही है नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे देखें कंपनी पिछले 5 साल का डेटा, तो 2019 में कंपनी के रेवेन्यू थे 2,874 करोड़ रुपये, जो कि काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होकर 2023 में हो गए 4,304 करोड़ रुपये। यहाँ पे देखें तो लगातार हर साल कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। सिर्फ 2021 में कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था क्योंकि वो कोविड का सीजन था, उस वजह से सारी फैक्ट्री सब चीज़ें बंद थी, तो उसमें डिप आया। अगर देखें तो फिर 2022 में फिर से 3800 करोड़ रुपये और 2023 में 4,300 करोड़ रुपये का काफ़ी अच्छा ग्रोथ कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू में दिखाई दे रहा है। उसके अलावा परसेंटेज टर्म में भी देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 17% की काफ़ी अच्छे CAGR से अपनी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। तो क्लियरली पता लग रहा है कंपनी काफ़ी अच्छी मार्केट पोजीशन होल्ड करती है, इसलिए कंपनी अपना जो रेवेन्यू उसको काफ़ी अच्छे से इंक्रीज कर पा रही है। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो काफ़ी अप डाउन है। 2019-2020 में 8% था, फिर 2021-22 में एकदम से 16%, 14% डबल हो गया, फिर 2023 में 5% हो गया। तो उस हिसाब से देखें तो थोड़ा सा वो डाइसी है कि कभी कम कभी ज़्यादा तो वो एक स्टेबिलिटी मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम एवरेज में निकालें तो मेरे ख्याल से 7-8% के आसपास ही कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। जो 14% 16% दिखाई दे रहा है ये सिर्फ 1-2 साल की बात है। हर साल कंपनी इतना अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो एवरेज सा ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद करें कंपनी नेट प्रॉफिट की, तो क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है तो उस हिसाब से नेट प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है। 2019-2020 में वही 1,000 करोड़ के आसपास, मतलब 100 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट था, 85 करोड़, 121 करोड़, फिर डबल हो गया उसके बाद में, और फिर 2023 में फिर से 122 करोड़ रुपये। यानी कि कंपनी की एवरेज देखें तो 100-125 करोड़ रुपये के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट हर साल का आता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ है। जितना हमने देखा था कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 17% की ग्रोथ से, लेकिन प्रॉफिट देखें तो 5 साल में सिर्फ 8% के CAGR से ग्रोथ आई है। तो कंपनी अपनी सेल्स तो अच्छे से इंक्रीज कर पाई पिछले 5 साल में, लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ। उसका रीज़न वही है कि पिछले जो 2023 का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वही काफ़ी कम आया 5% का, तो उसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है इस साल के अंदर। उसके बाद करें कंपनी के फ्री कैश फ्लो के डेटा की, तो कंपनी पिछले 5 साल में सिर्फ एक बार नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में गई है। अगर देखें तो 4 साल से लगातार उस हिसाब से देखें तो एक साल छोड़ दें तो पिछले 5 साल में 4 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो होल्ड कर रही है। और ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। आप देखोगे तो ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो फ्री कैश फ्लो मेंटेन नहीं कर पाती हैं क्योंकि बार बार पैसा उनको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है उसके एक्सपेंशन के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो देखें कंपनी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रही है, सारे खर्चे कर रही है, फिर भी कंपनी फ्री कैश फ्लो होल्ड कर पा रही है। तो काफ़ी अच्छा साइन है एक ऐसी कंपनी के लिए। छोटी कंपनी है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे से फ्री कैश फ्लो मेंटेन कर रही है। उसके बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। यहाँ देखें तो कंपनी डिविडेंड ज़्यादा पेमेंट नहीं करती है और बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है क्योंकि छोटी कंपनी है तो इस तरह की कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट करती भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि डिविडेंड का मतलब क्या है कि आप बिजनेस से निकाल के पैसा अपने इन्वेस्टर को वापस कर रहे हो, लेकिन अभी छोटी कंपनी है, मार्केट एक्वायर करनी है, बिजनेस बढ़ाना है, तो वो पैसा वापस से कंपनी अपने बिजनेस में इंक्रीज करने में लगा देती है बजाय डिविडेंड देने के। तो कोई दिक्कत नहीं अगर कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है क्योंकि ग्रोथ वाली कंपनियां हैं, इनको अभी अपना बिजनेस बढ़ाना है तो डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशियो। और डेट बाय इक्विटी रेशियो से हमें ये पता लगता है कि कंपनी ने जो भी अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसमें से खुद का कितना पैसा है एज एन इक्विटी और लोन लेके या डेट के थ्रू कंपनी कितना पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है। ये जो रेशियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है क्योंकि अगर कोई भी कंपनी हाई डेट होल्ड करती है तो हाई रिस्क की कंपनी बन जाती है और उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उतना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट का बर्डन आता है और साथ ही साथ जो पैसा उसने लिया है वो भी कुछ समय में उसको बिजनेस में निकाल के वापस करना पड़ता है। अब पैसा पहले ही चाहिए और उसको वापस करना है तो और ज़्यादा बर्डन कंपनी पर आ सकता है। तो इसलिए हाई डेट वाली कंपनी हाई रिस्क वाली कंपनी होती है, सीधी सीधी बात है। और यहाँ आप देखिए इस कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो तो यार 0.26,
यानी कि 0.5 से नीचे। अगर 0.5 से ज़्यादा किसी भी कंपनी का डेट बाय इक्विटी होता है तो वो एक हाई रिस्क की कंपनी बन जाती है। यहाँ पे देखें तो कंपनी डेट होल्ड करती है, लेकिन थोड़ा ही डेट है, कोई बहुत ज़्यादा डेट कंपनी होल्ड नहीं करती है। साथ साथ हमने इसकी क्रेडिट रेटिंग भी चेक की है, तो कंपनी के पास A+ और A1+ की रेटिंग है, तो यानी कंपनी डेट जरूर होल्ड करती है, लेकिन ठीक ठाक पोजीशन कंपनी फाइनेंशियली होल्ड करती है। उसके अलावा अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवर रेशो। इंटरेस्ट कवर रेशो से हमें ये पता लगता है कि जो भी कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना है हर साल अपने लोन के ऊपर, उसके अगेंस्ट कितना गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है, जिससे वो आसानी से अपना डेट का जो इंटरेस्ट है वो पेमेंट कर सके। अगर कोई बिजनेस ऊपर नीचे होता भी है प्रॉफिट में, तो वो आसानी से इंटरेस्ट पेमेंट कर दे, कम से कम जो बैंक की लायबिलिटी है वो आराम से पूरी होते रहे। तो आप देखें इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज हो रहा है 3.24 का। ये देखें तो एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। 4 या 5 का अगर इंटरेस्ट कवरेज होता है उसको अच्छी कंपनी मानते हैं, ठीक कंपनी स्ट्रांगली अपना पोजीशन होल्ड करती है इंटरेस्ट कवरेज के मामले में। यहाँ देखें तो ठीक ठाक कंपनी का एवरेज है इंटरेस्ट कवरेज का, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है। उसके बाद बात करें कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी की। रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें पता लगता है कंपनी का जो भी इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी से एज एन इक्विटी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर कंपनी कितना जनरेट कर पा रही है अपना रिटर्न। यहाँ पे देखें तो लास्ट ईयर कंपनी रिटर्न इक्विटी आ रहा है 8% का, जो कि काफ़ी कम है। 15% या उससे ज़्यादा किसी कंपनी का अगर रिटर्न इक्विटी होता है तो काफ़ी अच्छी हम कंपनी मानते हैं, लेकिन इसका कंपनी का 8% आ रहा है। उसका रीज़न वही है क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है इस साल का, पिछले साल का 2023 का, उस हिसाब से नेट प्रॉफिट भी कम है, तो रिटर्न इक्विटी भी कम ही दिखाई दे रहा है। तो आप देखें तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न इक्विटी कम है, लेकिन पिछले 5 साल की हम कंपनी के रिटर्न इक्विटी की एवरेज देखें तो वो 21% की है। तो 5 साल के हिसाब से जो एवरेज है वो तो ठीक आ रही है, लेकिन लास्ट ईयर हमने जैसे पहले बात की थी कंपनी का जो मार्जिन कम था, इसी वजह से कंपनी के सारे प्रॉफिट और सारे प्रॉफिट के जो रेशियो हैं वो भी यहाँ पे कम ही दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से बात करें कंपनी के ओवरऑल यहाँ पे फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी को अच्छे फाइनेंशियल्स ही मैं कहूँगा, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, उसके बावजूद देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे सेल्स अपनी ग्रोथ कर पा रही है। जो प्रॉफिट है वो उतने अच्छे से इंक्रीज नहीं हुआ है, अदरवाइज ये एक्सीलेंट होते जो रेटिंग मैं इसको दे रहा हूँ या कहीं हम एक रिकमेंडेशन को करेंगे। लेकिन बात करें तो कंपनी डेट भी होल्ड करती है, लेकिन ज़्यादा डेट नहीं है, रेटिंग भी ठीक है उसकी। उसके अलावा बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो अच्छे फाइनेंशियल हैं, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट फाइनेंशियल भी यहाँ पे नहीं है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग हिसाब से सस्ते मिल रहे हैं शेयर या हमें महंगे मिल रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन एक क्रिटिकल पार्ट है किसी भी इन्वेस्टमेंट का। अगर अच्छी कंपनी है, सब चीज़ अच्छी है, फिर भी अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पैसे दे कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो आने वाले टाइम में वैसा कंपनी परफॉर्म करेगी नहीं करेगी, जो उसकी वैल्यूएशन है वो कब उसको जस्टिफाई कर पाएगी अपने प्राइस के हिसाब से, अपने प्रॉफिट के हिसाब से, कुछ नहीं पता। तो हमें पहले से ही सस्ते शेयर खरीदने हैं ताकि हम अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको काफ़ी अच्छे से रिटर्न उसके ऊपर ले सकें। और मैं आपको बता दूँ किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो पर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो को हम असली कमाई मानते हैं एक कंपनी की, क्योंकि वो एक ऐसा पैसा है जिसको फ्रीली अवेलेबल है कंपनी के पास में, उसको एक इन्वेस्टर या एक ओनर अपने घर लेके जा सकता है, वही असली कमाई है, उसी के ऊपर हम कंपनी को वैल्यू करते हैं, ना कि नेट प्रॉफिट या किसी और क्राइटेरिया के ऊपर। और यहाँ पे देखें कंपनी पिछले 3 साल का फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2021 में कंपनी का था 121 करोड़ पे, 2022 में 213 करोड़ पे, और 2023 में भी सेम 213 करोड़ पे कंपनी फ्री कैश फ्लो होल्ड करती थी। अब पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की हम एवरेज ले लेते हैं, तो फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 200 करोड़ पे, यानी कि फिलाटेक्स लिमिटेड कंपनी हर साल लगभग 200 करोड़ रुपये फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। और इस 200 करोड़ रुपये के हिसाब से जो कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 10,000 करोड़ रुपये, यानी कि पूरी कंपनी की वैल्यू बन गई 10,000 करोड़ रुपये। तो अगर हमें 200 करोड़ रुपये हर साल फ्री कैश फ्लो कमाना है तो हमें 10,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू। हम इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके पर शेयर की निकालते हैं, तो कंपनी की पर शेयर की वैल्यू है 225 रुपये। ये कंपनी की आ गई फेयर वैल्यू पर शेयर के हिसाब से। तो अगर हम 225 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे, ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो इसका इतना प्राइस बनता है। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि किसी भी कंपनी को अगर हम फेयर प्राइस पे या प्रीमियम दे खरीदेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है वो सब क्या पास्ट रिकॉर्ड है, और जो फ्यूचर है वो होप है कि ठीक है ऐसा होगा, कंपनी लीडिंग है, सब चीज़ें हैं, लेकिन कल को कोई भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज हो सकता है, कोई दूसरी कंपनी जो कंपटीशन में आ सकती है, कंपनियों को इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो पूरे पैसे देके कोई भी कंपनी हम इन्वेस्ट कभी नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। उसका मतलब क्या है कि जो भी कंपनी की फेयर वैल्यू है उसके 50% में कंपनी को खरीदने की कोशिश करो, तभी हम अपने जो आने वाले रिस्क हैं उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, साथ साथ जो कंपनी के शेयर्स हैं उनको भी सस्ते दाम पे खरीद पाएंगे।
तो अभी कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली हमने 225 रुपये, उसका 50% है मार्जिन सेफ्टी हो गया 112 रुपये। तो अगर हम 112 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से आज की डेट में इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को सस्ते दाम पर खरीदेंगे, साथ साथ जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको भी अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो ये तो क्या हमारा प्राइस कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है इस कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के एक्चुअल शेयर प्राइस की कि आज में एक्चुअली जो शेयर है वो किस प्राइस पे मिल रहे हैं इस कंपनी के। तो बात करें आज की कंपनी का शेयर प्राइस है वो आ रहा है सिर्फ 56 रुपीज़ का, 56 रुपये पर इक्विटी शेयर के आसपास इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। अब इस प्राइस से आपसे बात करें तो एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। क्यों? हमने जो कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली हुआ है 225 रुपये, उसका आधा निकाला 112, उसके भी आधे प्राइस पे कंपनी अवेलेबल है। यानी बात करें परसेंटेज में तो 25% ऑफ फेयर वैल्यू की कंपनी के शेयर्स अवेलेबल है, 75% का मार्जिन सेफ्टी मिल रहा है। यानी कि 100 रुपये की चीज़ हमें 25 रुपये मिल रही है। हमने देखा कंपनी का बिजनेस भी ठीक ठाक है, कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक है, और फिर भी कंपनी हमें 25% पे मिल रही है उसकी एक्चुअल प्राइस के। तो काफ़ी अच्छा टाइम है मेरे हिसाब से इस तरह की कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए आप करना चाहते हैं। दूसरा, ये ऐसी कंपनी नहीं है इसके वजह से सब लोग भाग रहे हैं कि बड़ा ठीक है, अभी कोई बड़ी टाटा अंबानी है उनकी कंपनी है और सब लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं। कंपनी का अपना ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है, पैसा कमा रही है, आगे सब चीज़ ठीक चल रही है। तो उस तरह की कंपनी अगर इन्वेस्ट करेंगे जो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है तभी हमें सस्ती मिलती है। अगर जिसके पीछे सब लोग भाग रहे हैं तो बट ऑब्वियस उसका पी/वाई रेशो सब चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं, तो उसके शेयर भी इंक्रीज हो जाते हैं। इस कंपनी की बात करें तो मुझे ठीक ठाक कंपनी लग रही है, बहुत ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट करने की इसमें भी जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हम चाहें तो उसको देख सकते हैं। अपना जो स्मॉल कैप कंपनी है इसमें अप डाउन भी काफ़ी रहेंगे, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी चीज़ें हैं उसको अपने दिमाग में लेके चलिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज हमने 56 पे इंक्रीज तो बढ़ेगा ही शेयर, हो सकता है और कम हो जाए। लेकिन अगर आज की बात करें तो हमें सस्ता मिल रहा है, अब थोड़ा हो सकता है और कम हो जाए, पहले गिरे उसके बाद बढ़े, जो भी चीज़ें होंगी। लेकिन हम बात करें लॉन्ग टाइम में तो अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, कम प्राइस पे हम खरीदेंगे तो आने वाले टाइम में प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि 100% तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्या होगा, कंपनी के शेयर प्राइस में क्या होगा, उसके बिजनेस में क्या होगा। लेकिन देखें तो पास्ट रिकॉर्ड ठीक लग रहा है, आज की प्राइस ठीक लग रहा है, तो फ्यूचर भी ठीक ही रहेगा, उस हिसाब से हम बात करें। दूसरी बात, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही नहीं करना है। आपको जो भी डिटेल दी है सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, आप अपना थोड़ा होमवर्क कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको करना है इसमें इन्वेस्ट या नहीं करना है। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छी चल रही है। इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलने के लिए शेयर प्राइस से कोई मतलब नहीं है। शेयर प्राइस डाउन है कोई बात नहीं, कंपनी का बिजनेस ठीक चल रहा है तो शेयर प्राइस अपने ऊपर आ जाएगा। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं घबराने की कि शेयर प्राइस कम चल रहा है या मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा मिल रही है, सस्ते प्राइस मिल रहे हैं तो हम निकल जाएं बेचने, कुछ दिक्कत नहीं है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो बिल्कुल बने रहिए। सिर्फ निकलना तब हमें जब कंपनी का बिजनेस में हमें लग रहा है कि हाँ आने वाले टाइम में कंपनी का बिजनेस बंद हो जाएगा, कुछ होगा, तो ही हम एग्जिट करेंगे। अदरवाइज देखें तो बिजनेस अच्छा चल रहा है तो शेयर प्राइस अपने आप प्रॉफिट के साथ साथ बढ़ जाएगा। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज आपको दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय दिया मुझे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।